for 11 times. अपने स्पाइन को सीधा कर लेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ करके 11 बार ओम का उच्चारण करना है और सभी लोग अपने आप को अनम्यूट कर लें, जिससे कि जो वो थोड़ा सा इफेक्ट और अच्छा लगेगा आप लोगों को। धीरे से वापस आ जाएंगे, अपनी आंखों को खोल लेंगे। ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द वर्कशॉप हम लोगों ने सबसे पहले जानने की कोशिश की थी आधे घंटे लगभग कि ओम का उच्चारण कैसे करना चाहिए, उसकी टेक्निक क्या होती है और उसके अलग अलग डायमेंशंस क्या क्या है। अगर आपको उसके बारे में और ज्यादा जानना हो तो यूट्यूब चैनल पर जा करके आप उसको पूरा देख सकते हैं, जिन्होंने सेशन नहीं अटेंड किया था। दूसरी चीज ये कि जो दूसरा दिन था उसमें हमने जानने की कोशिश की सूक्ष्म व्यायाम जो है उसका बेनिफिट क्या है, उसके इफेक्ट क्या है और उसको करने का सही तरीका क्या है, ब्रीदिंग पैटर्न क्या होना चाहिए, अलग अलग तरह की सारी चीजें हमने जानने की कोशिश की उस वाले सेशन में, दूसरे दिन के सेशन। ऑन द थर्ड डे ऑफ आवर वर्कशॉप हम लोगों ने देखा कि जो ब्रीदिंग टेक्निक्स है, जो प्राणायाम है, उनके अलग अलग तरीके क्या हैं। हमने ये जानने की कोशिश की कि ब्रीदिंग कैसे करनी चाहिए। हमने पूरक, रेचक और कुंभक के बारे में जाना, उनके समय अनुपात के बारे में जाना और उसके बाद में हमने कुछ प्राणायाम के बारे में भी डिस्कस किया। जो नंबर ऑफ प्राणायाम्स हैं वो महर्षि पतंजलि ने अपनी पुस्तक में 3 बताए थे और तीसरे वाले के 2 पार्ट भी थे। अलग अलग जो टेक्स्ट है हम उनकी बात करें तो उसमें अलग अलग नंबर ऑफ प्राणायाम्स हैं और इवन क्या है कि नंबर्स एक ही है लेकिन प्राणायाम्स अलग अलग। जैसे कि हठयोग प्रदीपिका में 8 है, घिरण संहिता में भी 8, लेकिन दोनों के अलग अलग है। जैसे कि हठयोग प्रदीपिका में प्लावनी और मूर्छा 2 प्राणायाम है, लेकिन घेरण संहिता में उनका वर्णन नहीं किया गया। घेरण संहिता में 2 जो प्राणायाम है वो सूर्य भेदन और चंद्र भेदन है। इसी तरह कुछ ऐसे भी टेक्स्ट हैं जिसमें 10 प्राणायाम का वर्णन किया गया है और ज्यादातर टेक्स्ट में कुंभक प्राणायाम को कुंभक नाम से बुलाया गया है। तो इतनी डिटेल में हम लोग नहीं जानते, बस थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री आपको बताई हमने। तो कल हम लोगों ने नाड़ी शोधन के बारे में जान लिया था। उसके बाद में हम लोगों ने ये जान लिया था कि सूर्य भेदी और चंद्र भेदी कैसे करते हैं। उसके बाद में हमने ये भी जाना था कि शीतली और शीतकारी, और उसके बाद में हमने भ्रामरी प्राणायाम के बारे में डिटेल में चर्चा की। आज हम लोग 3 प्राणायाम के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर बेसिक एक्यूप्रेशर को भी जानने की कोशिश करेंगे। एक्यूप्रेशर इसलिए ऐड करने के लिए इस वर्कशॉप में हमने सोचा कि जिससे एक थ्रस्ट आप लोगों के मन में आए कि एक्यूप्रेशर वास्तव में है क्या और उसकी गहराई क्या है, ये आपको जानने को मिले।
तो सबसे पहले हम जो 2 प्राणायाम आज डिस्कस करेंगे, सबसे पहला प्राणायाम है वो है कपालभाति, ठीक है? कपालभाति प्राणायाम जो है उसका लाभ जो है ये बताया जाता है आज के समय में अधिकतर कि पेट कम हो जाता है कपालभाति करने से। ये कहा जाता है कुछ मतलब ऐसे प्रसिद्ध योग टीचर हैं जो कहते हैं कि कपालभाति को करने से पेट का फैट कम हो जाता है। देखिए क्या होता है कि कपालभाति 2 तरीके से किया जाता है। आई विल शो यू बाय डूइंग इट। तो आप देखिए, जैसे ये हम सीधे बैठे, हमने अपनी स्पाइन को सीधे किया, हम ध्यानात्मक आसन की मुद्रा में आ गए और सांस को लिया। दिस इज द फर्स्ट वे ऑफ डूइंग कपालभाति जो काफी कम दिखता होगा आपको, ठीक है? दूसरा तरीका ये है जो ज्यादा प्रचलित है, मीन ये कंधे उठाने वाला भी, ठीक है? तो ये आपको जानने की जरूरत है कि किसी भी प्राणायाम में आपका शरीर हिलना नहीं चाहिए। जब आप प्राणायाम कर रहे होते हैं तो आप स्थिर रहते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी जो प्राणवायु है उसके ऊपर अपना फोकस करना होता है, उसके ऊपर पूरा ध्यान देना होता है। तो ये चीज अपने दिमाग में बिठाल करके रखिए। क्या है कि जो दूसरा तरीका है जो जिसके ऊपर काफी विवाद चलता रहता है, वो भी गलत नहीं है, वो भी बिल्कुल सही है। लेकिन जैसा कि आप लोगों को शायद पता होगा कि कपालभाति जो है वो 2 होती है। एक कपालभाति प्राणायाम होता है और दूसरा कपालभाति जो है वो षटकर्म होता है। क्लींजिंग टेक्निक्स जो होती है हमारी बॉडी की योग में, तो षटकर्म होता है कपालभाति। तो जो तेजी से जिसमें सांस ली और छोड़ी जाती है, वो वास्तव में षटकर्म। षटकर्म वाला कपालभाति हम तब करते हैं जब हमें जब हम जलनेति करते हैं। जलनेति करने के बाद में जब हमें अपने जो हमारे नॉस्ट्रल में या हमारे सर के ऊपर पानी चढ़ जाता है, वो रह जाता है वहां पर, तो उसको निकालने के लिए हम ये कपालभाति करते हैं फोर्स ब्रीदिंग के साथ में, जिससे कि वहां का जो ड्रॉपलेट वाटर ड्रॉपलेट्स रह गई है वो बाहर निकल आती है। दूसरा है जो पहला वाला तरीका था वो है प्राणायाम। उसको करने में आपका शरीर नहीं हिलेगा। दूसरा जो फोर्स ब्रीदिंग का फोर्स है वो थोड़ा सा कम होगा। आप ये कुल मिलाकर के समझ लीजिए कि आपको 1 सेकंड में एक बार एक्सेल करना है, सांस को छोड़ना है। तो हम लोग 3 सेट करेंगे इसके 20-20 स्ट्रोक्स के। फिर 2 मिनट और चर्चा करेंगे कि कपालभाति के डूज और जो है डोंट्स क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे, स्पाइन को सीधे करते हुए ज्ञान मुद्रा की या चिन्ह मुद्रा की स्थिति में। ज्ञान मुद्रा में बैठने के बाद में लंबी गहरी श्वास लेंगे। वैसे तो जो टेक्सचुअल कपालभाति है उसमें कुंभक का भी वर्णन है। आप सांस लीजिए, फिर रोकिए और उसके बाद में कई बार में अपनी सांस को कई स्ट्रोक्स में निकालना होता है, जैसे हम कपालभाति में करते हैं। लेकिन जनरली जो है इसमें इस वाले में और भस्त्रिका में कुंभक को अवॉइड किया जाता है, नहीं किया जाता है। तो हम लोग जो जनरल तरीका है उससे ही प्रैक्टिस करेंगे। तो बिल्कुल सीधे बैठ जाएंगे। हमेशा जब आप ध्यानात्मक आसन में बैठे होंगे तो आपके जो एल्बोज हैं वो बेंड होंगे, जिससे आप रिलैक्स पोस्चर में आ जाए। इस तरह बैठने से होता क्या है कि आपके हाथों पे टेंशन आता है तो आप ज्यादा देर तक नहीं सीधे बैठ पाते। तो सही तरीका ये है कि आपको अपने ये पोर्शन को थोड़ा सा बेंड करके रखना। आप लंबी गहरी सांस लें। 20 to 30 स्ट्रोक्स इन द बिगिनिंग हम लोग करेंगे। अगर आप बिल्कुल न्यू प्रैक्टिशनर हैं तो 20 to 30 स्ट्रोक्स आपको करने हैं। जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाए, जब धीरे धीरे आप और सीखते चले जाएंगे, तब आपको इसका नंबर ऑफ स्ट्रोक्स बढ़ाना है। तब आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ हमें 50 तक जाना है या हमें 70 तक जाना है, और वो आपके ऊपर होगा। ठीक है? योग में किसी भी चीज को कितने नंबर ऑफ टाइम करना है
इसका कहीं भी लिखित वर्णन नहीं है, तो वो आपको अपने हिसाब से करना है, लेकिन हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि हमें स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड जाना चाहिए। तो कपालभाति करने का तरीका ये है, देखिए इस वर्कशॉप में ज्यादातर लोग जो है ये सोचते होंगे, ये सोच करके आ जाते होंगे कि 1 घंटे का पूरा बाकायदा सेशन होगा जिसमें हम लोग आसन प्राणायाम और सारी चीजें करेंगे, लेकिन एक्चुअल में हमारा प्रयास ये है कि हम आपको सही चीज सिखा दें और उसके बाद में आप खुद से उसकी प्रैक्टिस करिए। तो ये एक चीज है जो हम लोग करना चाहते हैं, तो कोशिश है कि आप लोग को ये समझ में आएगा। कपालभाति में 2-3 चीजें ध्यान रखनी है कि अगर आपको हाई बीपी है, तो आपको जिस तरीके से हम लोगों ने कपालभाति किया है, उस तरीके से आप 20 टू 30 स्ट्रोक्स ही करिए, उसके ऊपर मत जाइए। दूसरा जो स्ट्रोक का टाइम ड्यूरेशन है उसको भी बढ़ाने की कोशिश कीजिए। आप 1 डेढ़ सेकंड में एक स्ट्रोक को बाहर की तरफ एक बार एक्सहेल करिए, जिससे कि आप कपालभाति कर भी लेंगे, आपको उसका लाभ भी मिलेगा और वो बढ़ेगा, है ना? तो इस कपालभाति का जो प्राणायाम है, उसका स्टमक से कोई लेना-देना नहीं। कपाल का मतलब होता है हमारे सर का ये हिस्सा और भाति का मतलब होता है शोधन करना। यानी कि कपाल का शोधन करना कपालभाति कहा जाता है। अगर हम षटकर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो उसका स्टमक से बहुत ज़्यादा लेना-देना नहीं है। आप थेरेपेटिक बेनिफिट बढ़ाने के लिए अपने स्टमक को का संकुचन और प्रसारण करेंगे तो उससे हो सकता है कुछ फ़ायदा मिले, लेकिन कहीं न कहीं वो प्राणायाम को करने में आपको दिक्कत दे सकता है। इस वाले प्राणायाम में किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद में हम लोग 1 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर हम लोग उज्जयी प्राणायाम के बारे में डिस्कस करेंगे। सिर्फ 1 मिनट दीजिए आप। ठीक है। तो अब इसके बाद में हम लोग जो नेक्स्ट प्राणायाम देखने वाले हैं, उसकी प्रैक्टिस जो है काफ़ी कम करी जाती है और करवाई भी काफ़ी कम जाती है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल, वो थायराइड के पर्पज़ से सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल प्राणायाम है। एक बीमारी होती है उसको स्लीप एपनिया बोलते हैं। उस बीमारी में होता क्या है कि रात में व्यक्ति की सोते-सोते एकदम से साँस रुक जाती है। तो ये कहीं न कहीं लंग्स की और नर्वस सिस्टम की डिज़ीज़ है। तो इस डिज़ीज़ को क्योर करने के लिए मॉडर्न साइंस में कोई ख़ास इलाज नहीं है। मॉडर्न साइंस में इलाज ये है कि दे विल गिव यू अ मशीन जिसमें कि ऑक्सीजन सप्लाई होती है। तो वो लगातार आपको रात में लगा कर के सोना होता है और अगर बाय द चांस इलेक्ट्रिसिटी नहीं है या वो मशीन अवेलेबल नहीं है, वो खराब हो गई तो आपको थोड़ी-सी दिक्कत होने लग जाएगी। इस प्राणायाम से मेरे जो गुरुजी हैं, डॉक्टर सत्येंद्र मिश्रा जी, तो उन्होंने 3 साल का एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया था जिसमें कि उन्होंने पता किया और उन्होंने ये प्रूव भी किया कि उज्जयी प्राणायाम को करने से स्लीप एपनिया जो बीमारी है उसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाती है। दूसरा, जिनके गले में खराश रहती है बहुत ज़्यादा, जिनके गले में कफ बहुत ज़्यादा रुकता है, तो इस प्राणायाम को करने से वो भी ठीक हो जाएगा। कफ रुकेगा नहीं आपके थ्रोट रीजन में। थायराइड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइड है, हाइपरथायराइड है, तो वो भी काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। तो इसको करने की जो टेक्निक है वो थोड़ा-सा सीखने की ज़रूरत है, थोड़ा-सा टफ है तो वो आपको जानने की ज़रूरत है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको साँस लेते हुए एक साउंड निकालना है और साँस को छोड़ते हुए भी एक साउंड निकालना है। आपको अपने गले को, थ्रोट को संकुचित करते हुए, साँस को लेते हुए एक साउंड निकालना है। फिर आपको कुंभक में जाना है बंद लगा करके और उसके बाद में जब सांस को छोड़ेंगे, छोड़ते हुए शेर की गुर्राहट की तरह साउंड निकालना होगा और जब हम सांस को ले रहे होंगे तो छोटे बच्चे की रोने की तरह साउंड निकालना होता है। ठीक है, आप सभी लोग अनम्यूट कर लीजिए इस वाले प्राणायाम के लिए अपने आप को, क्योंकि तभी वो एक्चुअल में पता चल पाएगा कि प्राणायाम कर सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आप सारे लोग अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए इस वाले प्राणायाम के लिए। ठीक है,
तो आप सबसे पहले क्या करेंगे कि सांस को लेना है और एक छोटे बच्चे के रोने जैसी आवाज निकालनी, ठीक है? तो इस तरह के जो 2 साउंड होंगे, पहले इन्हेल करते हुए एक साउंड निकालना है और उसके बाद में फिर एक्सहेल करते हुए एक साउंड निकालना है। तो आपको ये समझना होगा कि थ्रोट रीजन में वाइब्रेशन होता है, जिससे कि जो थायराइड ग्लैंड है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है और उसके बाद में और जो समस्याएं हैं हमारे थ्रोट रीजन से जुड़ी हुई वो भी ठीक होती है। जो विंड पाइप है उसको खुलने में सहायता होती है। या अस्थमा या इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और वो बहुत सीवियर नहीं हुई है अभी। जब सीवियरिटी हो तब इस प्राणायाम को नहीं करेंगे, जब नॉर्मल वे में चल रहा हो तब इसकी लगातार प्रैक्टिस करने से ब्रोंकाइटिस, अस्थमा इन सारी प्रॉब्लम्स में काफी ज्यादा सहायता मिलती है। ठीक है? तो एक बार फिर से अभ्यास करेंगे इसी का। सांस लेते हुए छोटे बच्चे के रोने जैसी आवाज, उसके बाद में बंध लगाएंगे कुंभक के लिए और उसके बाद में सांस को छोड़ते हुए शेर की गुर्राहट की तरह, शेर के दहाड़ने की तरह आवाज के साथ इनहेल और अगर इसको करने के दौरान आपको खांसी आ रही, इस प्राणायाम को करने के दौरान आपको खांसी आ रही, तो आपको ये समझना होगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में थ्रोट में जो है कफ काफी जमा हुआ है, काफी ज्यादा टॉक्सिन जमा हुए हैं, इस वजह से वो उसका इसको करने के अगेंस्ट रिएक्ट कर रहे हैं। तो ये आपको समझनी पड़ेगी चीज कि ये उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। तो ये था हमारा ब्रीदिंग, जो प्राणायाम थे उनको करने का अलग-अलग तरीके के जितने भी प्राणायाम थे उनके बारे में बताया गया था। कल भी हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों के बारे में जाना, आज भी 2 हमने प्राणायाम डिस्कस किए। कपालभाति जो कि बहुत इम्पोर्टेंट प्राणायाम है, उसके बारे में हमने कुछ जो मिथ है उनको क्लियर करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की और उसके बाद में हमने उज्जयी प्राणायाम किया। अब बारी आती है एक्यूप्रेशर, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो हम कवर करने वाले हैं, वो है एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर के बारे में हम बात करें अगर तो एक्यूप्रेशर जो है वो एक इंडो चाइनीज मेडिकल सिस्टम है। इंडो चाइनीज इसलिए कहा क्योंकि इसका जो इसका जो ओरिजिन है वो इंडिया है और जो इसमें सबसे ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट का काम हुआ है वो काम हुआ है चाइना में। इसका डेवलपमेंट इंडिया में होने का रीजन क्या है? जब इंडिया में बौद्ध धर्म आया था, बौद्ध धर्म का उत्पत्ति हुई थी, उसके बाद में कई सारे राजाओं ने जो है बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था, बौद्ध धर्म उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था। उसके बाद में हुआ क्या कि उन्होंने आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस पर बैन लगा दिया। इसलिए लगा दिया क्योंकि आयुर्वेद की प्रैक्टिस में कई जगह पर जानवरों की हड्डियों का भी प्रयोग किया जाता था, कई जगह पर उनके ब्लड का यूज किया जाता था और पेड़, पत्ती, पौधे, फूल, बीज इन सब का इस्तेमाल हिंसा को उस लेवल पर ले जाया गया था कि अगर आप पेड़ की पत्ती को भी तोड़ते हैं तो आप पेड़ के साथ में हिंसा कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू देम। तो इस वजह से जो राजा था उसका जो बिलीफ था वो थोप सकता था सारे लोगों के ऊपर। तो उसने उन्होंने जो है जो राजा थे, इवन अगर हम एग्जांपल ले अशोक महान जिनको हम कहते हैं, तो उन्होंने आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया था। तो उस टाइम पर जो वैद्य होते थे, जो आयुर्वेदाचार्य होते थे, उनके दिमाग में ये आया कि अगर हमारी प्रैक्टिस पर इस तरह से बैन लग जाएगा, अगर प्रैक्टिस को नहीं करने दिया जाएगा, तो फिर किस तरह से हम लोगों का ट्रीटमेंट करेंगे? काफ़ी सारे लोगों के में बीमारियाँ आ रही थी और बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, तो उन्होंने ये सोचा। फिर कुछ ऋषियों ने, कुछ आयुर्वेदाचार्यों ने 36 मर्म बिंदुओं का, यानी कि एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का उन्होंने आविष्कार किया, खोज की और उससे उन्होंने लोगों का ट्रीटमेंट शुरू किया। इसके बाद में हुआ क्या कि इस ट्रीटमेंट के साथ में धीरे-धीरे कुछ जो राजा राजा के दरबार के लोग थे, जो राजा के खास लोग थे, उन तक भी इस ट्रीटमेंट को पहुँचाया गया। तो जब ट्रीटमेंट उन तक पहुँच गया, तो फिर ये बात राजा को भी पता चली।
कि हाँ कोई एक ऐसा ट्रीटमेंट है, एक ऐसा मेडिकल सिस्टम डेवलप किया गया है जिसमें कि किसी भी एक्सटर्नल चीज को अपनी बॉडी में नहीं लाया जाता है। हम अपनी बॉडी के ही अलग-अलग पॉइंट से अपनी बॉडी की एनर्जी को ही बैलेंस करके उस चीज को ठीक करते हैं, जो भी डिजीजेस हैं उनको क्योर करते हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए राजाओं ने दूसरे-दूसरे देशों में कोशिश की कि हम बौद्ध धर्म का प्रचार करना है। चीन में, नेपाल में और कई सारी जगहों पर बौद्ध धर्म के लिए भेजा गया लोगों को, अपने बेटों को, अपने अनुयायियों को, सबको राजाओं ने भेजना शुरू किया। तो बौद्ध धर्म के साथ में कुछ ऐसे भी लोग चीन भेजे गए, जो लोग एक्यूप्रेशर यानी कि मर्म दाब चिकित्सा जो थी, उसके बारे में जानते थे। तो वहाँ के राजाओं को ये पता चला, तो उन्होंने इस चिकित्सा को सीखने के लिए थोड़ा-सा एक्साइटमेंट दिखाई कि हाँ, हमें ये सीखना है। क्योंकि एक टाइम पर जब भारत जो है काफ़ी डेवलप कंट्री था और कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड पर राज कर रहा था, वहीं चाइना जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था बेसिक चीज़ों के लिए। वहाँ महामारियाँ बहुत ज़्यादा थी, वहाँ पे कई सारी तरह की दिक्कतें थी, तो वहाँ पे बहुत स्ट्रगल था लोगों के लिए और गरीबी काफ़ी ज़्यादा थी। इस वजह से वहाँ पे और कोई मेडिकल सिस्टम ज़्यादा काम कर नहीं पा रहा था, क्योंकि हर मेडिकल सिस्टम के लिए आपको धन चाहिए होता है। ये आपको अलग-अलग तरह की जो है स्रोत चाहिए होते हैं, रिसोर्सेज़ चाहिए होते हैं। तो फिर उसके बाद में उन्होंने जो है क्या किया कि जो इंडिया के स्पेशलिस्ट थे इस चीज़ के, उनको अलग-अलग गाँवों में भेजा और कोशिश की कि वहाँ पर सिखाया जो शहर थे और जो अलग-अलग चीज़ें थी। उसके बाद में फिर राजाओं ने क्या किया कि अपने कुछ लोगों को, जो उनके क्लोज़ लोग थे, उनको ये टेक्निक सिखाने की कोशिश की और उनको सिखाने के बाद में उन डॉक्टर्स को अलग-अलग चीन के जगहों पे भेजा गया और लोगों को ये चिकित्सा पद्धति सिखाने की कोशिश की है। अगर आपको इस वाली जो स्टोरी पूरी हमने बताई, इसकी वैलिडिटी को चेक करना हो, तो आप गूगल पर जाकर के एक शब्द लिख सकते हैं, बेयर फुटेड डॉक्टर्स। तो बेयर फुटेड डॉक्टर्स आप डालेंगे, तो चीन के उस समय में इतनी ज़्यादा गरीबी थी कि जो डॉक्टर्स उन्होंने भेजे थे अपने पूरे देश में, उन डॉक्टर्स के पास में स्लीपर्स नहीं थे, जूते नहीं थे। उस समय चीन इतना गरीब था कि उसके पास में अपने डॉक्टर्स को देने के लिए जूते भी नहीं थे, इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। तो आप इस वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं। फिर धीरे-धीरे इंडिया में इसकी प्रैक्टिस थोड़ी-सी मिनिमाइज़ हो गई और चाइना में इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया गया, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ और चाइना से कई अलग-अलग कंट्रीज़ में एक्यूप्रेशर को भेजा गया। जब थोड़ा-सा डेवलपमेंट और आ गया तो चीन ने और कुछ चीज़ें शुरू कर दी, जैसे कि चीन ने एक्यूपंक्चर को इंट्रोड्यूस किया। चीन ने उन्हीं बिंदुओं पर सुई लगा कर के, यानी कि निडल्स को लगा करके उसके प्रभाव को देखा कि वो ज़्यादा हो रहा है। स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ स्पेसिफिक पेड़ों के काँटों को लगाना शुरू किया था, तो उन्होंने देखा कि इससे रिज़ल्ट जल्दी आ जाता है। उसके बाद में इसी में कई तरह की एक्यूप्रेशर में कई तरह की चीज़ें आ गई, जैसे कि जब हम मैग्नेट लगा देते हैं पर्टिकुलर पॉइंट्स पे, तो उसे मैग्नेट थेरेपी कहते हैं। जब हम वहाँ पे सीड लगा देते हैं, तो उसे सीड थेरेपी कहते हैं। सीड लगाने का रीज़न ये होता है कि ये माना जाता है जैसे हमारे आँखों में किसी तरह की कोई दिक्कत आई है और हमारे आई ब्लैक पेपर सीड से काफ़ी मिलते-जुलते हैं। तो उन्होंने वहाँ पे काले मिर्च को लगा दिया। जैसे हमारी जो किडनी है, वो राजमे के दाने की तरह लगती है, तो उन्होंने वहाँ पे राजमे के दाने को लगा दिया, क्योंकि वो एक ही जैसे होते हैं शेप में, तो ये माना जाता है कि उनका प्रभाव ज़्यादा अच्छा है। तो वो सीड थेरेपी है। उसके बाद में कुछ जगहों पे ऊर्जा को का यूज़ करने लिया लगा लगा करने लगे, तो उसको कलर थेरेपी करने लगे। फिर उसके बाद में वहाँ पर चुंबक लगाने लगे, चुंबक लगा कर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करके वहाँ की ऊर्जा को कम या ज़्यादा किया जाने लगा। तो उसके बाद में उसको मैग्नेट थेरेपी कहा जाने लगा। तो इस तरह जो अलग-अलग तरह की चीज़ें थी, उनको करने से एक्यूप्रेशर के नए-नए पार्ट्स डेवलप हुए। किसी बेसिक चीज़ हम जान लेंगे और समझ लेंगे आज की इस वर्कशॉप में। एक्यूप्रेशर के हिसाब से एक एक छोटा-सा कोट है संस्कृत में, यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। यानी कि जिस तरह का ब्रह्मांड है हमारा, उसी तरह का हमारा खुद का शरीर, अगर हम ध्यान दें तो। वो सारी चीज़ें हमारे शरीर में हैं जो ब्रह्मांड में होती हैं।
तो इसी वजह से उन्होंने माना है कि जो हमारा शरीर है वो हमारे पूरे हाथ पर होता है। अब हाथ पर मानने का तरीका क्या था? देखिए, अगर इस अंगूठे को हम यहाँ पर लगा दें, गायब हो जाए और यहाँ पे हम अपने अंगूठे को लगा दें और इस तरह से रख, तो क्या होगा? ये हमारा सर हो जाएगा, ये दोनों हमारे हाथ हो जाएंगे और ये दोनों हमारे पैर हो जाएंगे। ठीक है? तो एक्यूप्रेशर के हिसाब से अंगूठा जो है वो हमारा सर वाला हिस्सा है, सर्वाइकल, और ये जो हेड वाला हिस्सा है। उसके बाद में हमारी जो लिटिल फिंगर है और जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, यानी कि अनामिका और तर्जनी, वो दोनों हमारे हाथ है, क्योंकि वो कंपैरिजन में छोटे भी हैं। हाथ हमारे पैरों के कंपैरिजन में छोटे होते हैं, तो इसलिए तर्जनी उंगली और अनामिका उंगली हमारे हाथ है और ये दोनों हमारे पैर। ठीक है? उसके बाद में जो हमारा ये हिस्सा है, ये हमारा ट्रंक वाला रीजन, यानी कि स्टमक, हार्ट और अलग-अलग तरह के और सारे ऑर्गन्स। ठीक है? तो ये इसको कहते हैं कॉरेस्पॉन्डेंस सिस्टम। ठीक है? क्योंकि हमारी बॉडी जो है हमारे हाथ के लुक अलाइक बताई गई है इसमें। तो इस वजह से हम ट्रीटमेंट करते हैं एक्यूप्रेशर का यहाँ से। जैसे मान लीजिए किसी को सर्वाइकल रीजन में दर्द, तो ये हमारा सर है, ये मेरा सर है और ये मेरा गला है। ठीक है? इसको घुमाएंगे तो ये सर का पिछला हिस्सा हो गया, अंगूठे का ये नाखून और ऊपर वाला जॉइंट, और जो ये दूसरा जॉइंट, ये हमारा सर्वाइकल हो गया। ठीक है? तो सर्वाइकल का ट्रीटमेंट इस छोटे जॉइंट पर किया जाता है और यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 डिवाइडेशन आप बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी 7 वर्टिब्रीज अलग-अलग यहाँ पर है। आप इक्वल लाइन खींचिए और वहां पर इक्वली मेजर करके 7 बार टिक लगा लीजिए, तो वो आपकी C1, C2 और से लेकर के C7 तक होगा। ठीक? अगर बाय द चांस आपको ये जानना है कि मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है, सर्वाइकल रीजन में दर्द हो रहा है और किस वाली वर्टिब्री में दर्द है मुझे ये जानना है, तो क्या करना होगा कि आपको प्रेस करना होगा। पर्टिकुलर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं या आप पेन से या किसी अपने हाथों की मदद से प्रेस कर सकते हैं और बता सकते हैं जहां पे आपको पेन हो रहा हो प्रेस करने पर ज्यादा। जैसे आप प्रेस करेंगे अलग अलग जगह पर नॉर्मल पेन होगा, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर ज्यादा पेन होगा जहां पर एक्चुअल में दर्द है आपके सर्वाइकल में, तो वहां पर आपको दबाने पे ज्यादा दर्द होगा। तो यानी कि मान लीजिए कि आपके C5 में पेन, तो C5 में आपको दर्द हो रहा होगा ऊपर के हिस्से, यानी कि गर्दन से जुड़ा हुआ हिस्सा है। हमारी मेडुला से हमारे सर्वाइकल ऐसे करके जुड़ा हुआ होता है। तो वहां पे आपको पेन हो रहा होगा। तो अगर आप इस पे थोड़ी-सी मसाज करेंगे या आपने मेथी के दाने को टेप से चिपका दिया और उसको प्रेस करते रहे, तो कुछ टाइम बाद आपका सर्वाइकल का पेन ठीक हो जाएगा और आप इसको लगातार करते रहेंगे लंबे समय तक, तो वो वापस भी आएगा वहां पे और जो डिजेनरेशन है और जो समस्या है वो भी ठीक होने लगेंगे। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था एक्यूप्रेशर का, और ये सिर्फ बेसिक फिनोमेना है। उसके बाद में बहुत सारी चीजें हैं, हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को लेकर मेरिडियंस होते हैं, उन मेरिडियंस पे हम ट्रीटमेंट करते हैं। हम अपने बॉडी की ऊर्जा को कम और ज्यादा कर सकते हैं जिससे हम अपने शरीर में अलग अलग तरह के फायदे और नुकसान ले सकते हैं। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था एक्यूप्रेशर को लेकर के। अब हमारा जो दूसरा टॉपिक, तीसरा टॉपिक है आज का, वो है हमारी डाइट। हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए, हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए और योग की प्रैक्टिस के समय पर हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए और जनरली किस तरह का भोजन होना चाहिए। अगर हम बात करें योग के हिसाब से भोजन की, डाइट की, तो 3 तरह के डाइट के बारे में बताया गया है, सात्विक, तामसिक और राजसिक। इसको ऑर्डर में अगर रखें तो सात्विक, राजसिक और तामसिक। जो राजसिक भोजन है वो ज्यादातर हम लोग कंज्यूम करते हैं, जो टेस्ट वाला भोजन होता है, मिर्च मसाले वाला भोजन, प्याज लहसुन जिसमें पड़ा होता है, लेकिन नॉनवेज नहीं होता है उसमें। तो ये राजसिक भोजन होता है, इस तरह के भोजन को राजसिक भोजन कहा जाता है। उसके बाद में हम तामसिक भोजन के अगर बारे में बात करें तो नॉन वेजिटेरियन फूड, एग और इस तरह के जितने भी चीजें जो जानवरों से कंज्यूम किए जाते हैं, वो उसको बोलते हैं हम तामसिक भोजन, यानी कि तमस उसमें ज्यादा होता है, तम उसमें ज्यादा होता है। अब उसके बाद में आते हैं जिसपे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है, सात्विक भोजन। सात्विक भोजन का मतलब होता है बिना स्वाद का खाना, जिसमें कि बहुत ज्यादा टेस्ट ना हो,
आपको टेस्ट मिले, जो नेचुरल चीजें हैं उनका ही टेस्ट आपके फूड में आए, और आप अपने फूड को जितना हो सके रॉ कंज्यूम करें। रॉ मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जैसे जो ग्रेन्स हैं उनको आप स्प्राउटेड करके खाएं, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके। उसके बाद में फ्रूट्स को कंज्यूम करिए, वेजिटेबल्स को कंज्यूम करिए। इन इस तरह की चीजों को कंज्यूम करने से हमें काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। देखिए हमारी बॉडी जो है उसकी सबसे छोटी इकाई होती है सेल, यानी कि कोशिका चीज है, यानी कि लिविंग है, जीवन जीवित है। तो हमारे जो शरीर है उसको भी जीवित फूड की जरूरत है, जिंदा लिविंग फूड। अब लिविंग फूड का मतलब जो है नॉनवेज खाना नहीं होता है, क्योंकि नॉनवेज तो मृत मरा हुआ खाना होता है। लिविंग फूड का मतलब ये है कि अगर हम कोई ऐसी चीज खा रहे हैं जिसको हम जमीन में बो दें, या उसके बीज को जमीन में डाल दें, तो हमारे उस बीज से एक पेड़ बन जाए, एक पौधा बन जाए। जैसे चना अगर आप अंकुरित खाते हैं तो उसको अगर आप मिट्टी में डाल देंगे, तो मिट्टी में डालने से क्या होगा कि वो एक पेड़ बन जाएगा आगे चलकर धीरे धीरे। तो इस आप मान करके चलिए, इस तरह की चीजों को करने से जो फूड हमें दिख रहा है वो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। अब जैसे कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि जो इंडियन फूड है वो काफी ज्यादा हेल्दी होता है और सारी चीजें, ठीक है, अच्छी बात है और होता भी है। लेकिन क्या है, कुछ जो मॉडर्न इंडियन सिस्टम में कुकिंग स्टाइल वो थोड़ी सी गड़बड़ है। अब क्या कि आयुर्वेद के हिसाब से कहा जाता है कि तेल और दुग्ध को, यानी कि दूध वाले आइटम्स को और तेल को आपस में मिलाना नहीं चाहिए। लेकिन जो मॉडर्न इंडियन कुकिंग स्टाइल है आप देखेंगे उसमें क्या हो रहा है कि हम दूध के साथ में ऑयल यूज करते ही करते हैं। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, आप सब्जी खा रहे होंगे तो उसमें ऑयल, रिफाइंड या घी होगा। उसके बाद में फिर उसमें क्रीम डली हुई होगी, थोड़ा-सा दही होगा या दूध होगा, इस तरह की चीज़ों को आपस में मिला लेते हैं। तो ये जो मिक्स मिक्स है चीज़ों का, ये हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं होता है। कहीं न कहीं ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जो मिक्सचर है। तो इस चीज़ पर हमें ध्यान देना होगा, हमें थोड़ा-सा फ़ोकस करना होगा इस चीज़ पे कि हमें क्या साथ में खाना है और क्या नहीं खाना है, उस पे भी बहुत ध्यान देना है। दूसरा, खाने में उतना ही तेल और मसाला होना चाहिए, जितना ज़रूरत है। तीसरी चीज़, तेल जो मसाले होते हैं हमारे खाने में, उन मसालों को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा वो पकाते हैं और वो जल जल जाते हैं, या सब्जियों की भी बहुत बहुत ज़्यादा पकाते हैं और वो जल जाते हैं, क्या होती है कि उसके सारे न्यूट्रिशन जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। जितना पोषण है उन सब्जियों में खत्म हो जाता है। और मसालों के बहुत ज़्यादा प्रयोग करने से एक समस्या ये आती है कि हम वास्तव में हमें सब्जियों का टेस्ट नहीं मिल पाता है, हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ उन मसालों का टेस्ट मिलता है। आज अगर हम गोभी खा रहे हैं तो गोभी खाने में गोभी का टेस्ट नहीं मिल रहा है। हम मटर खा रहे होते हैं तो मटर खाने में मटर का टेस्ट नहीं मिलता है। एक और चीज़ ये भी है कि हर चीज़ को सीज़न में ही कंज़्यूम करना चाहिए, क्योंकि हमारी जो नेचर है, उसने कोई भी चीज़ हमारे लिए एक पर्टिकुलर टाइम पर दी। हम उसके अगेंस्ट जाकर के उसको प्रिज़र्व करके और ठंड ठंड में होने वाली चीज़ों को गर्मियों में खा रहे हैं और गर्मियों में होने वाली चीज़ों को ठंड में खा रहे हैं। आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस वजह से भी होती जा रही हैं। पहले के टाइम में यही होता था कि जो चीज़ें लोकल एरिया में होती थी, तो ट्रांसपोर्टेशन के बहुत ज़्यादा तरीके नहीं थे कि जिससे हम प्रिज़र्व कर पाएँ चीज़ों को। तो इसलिए क्या होता था कि हम जो है चीज़ों को वही कंज़्यूम करते थे जो हमारे आस-पास होता था। हम बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ों को या ऐसी चीज़ों को जो दूसरे मौसम में यूज़ की जाती हैं, उनको नहीं लेते थे, हम सीज़नल चीज़ों को खाते थे। तो हमें फिर से उस पर वापस जाना पड़ेगा, सीज़नल चीज़ों को ही खाना होगा, जिससे कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके हिसाब से हमें न्यूट्रिशन मिलता रहे। तो खाने को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। खाना बनाने के भी स्पेसिफिक तरीके होते हैं। उन स्पेसिफिक तरीकों पर हम बहुत ज़्यादा फ़ोकस नहीं करेंगे, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोगों में से किसी को भी जानना होगा तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं कि किस तरह की चीज़ें हमें बनानी चाहिए, कंज़्यूम करनी चाहिए, जो कि फ़ायदेमंद हों। तो ये हम लोगों की वर्कशॉप का आखिरी सेशन था, आखिरी एक टॉपिक था, जिसको हम लोगों ने कवर किया। अब आज से इस वर्कशॉप का एंड होगा। 5 दिन की वर्कशॉप होनी थी जो कि 4 दिन ही हुई। लेकिन 4 दिन में हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर की, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के ऊपर फ़ोकस करने की कोशिश की।
नेक्स्ट वर्कशॉप जो हम लोग करने की कोशिश करेंगे, उसका टॉपिक जो है वो आप लोगों के सामने ला दिया जाएगा, वो एक पेड वर्कशॉप होने वाली है। बाकी आप जितने लोग भी यहाँ अवेलेबल हो, उनका अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आप लोग पूछ सकते हैं। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो योग से रिलेटेड, आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप आसानी से पूछ सकते हैं और नहीं तो हम लोग सेशन को फिर एंड करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं, जो ग्रुप बना हुआ है, जो ग्रुप में हम लोग जुड़े हुए हैं, तो आप उस ग्रुप में बता दीजिए कि अगली जो वर्कशॉप होगी उसका टॉपिक क्या रहना ठीक है होगा। तो फिर उस हिसाब से हम लोग अगली वर्कशॉप प्लान करते हैं। थैंक यू सो मच सभी लोगों का, जितने लोग भी अटेंड किए इस वर्कशॉप को, और सबसे ज़्यादा थैंक यू प्रांतेश का, जिन्होंने पूरी चीज़ों को हैंडल करने में और पूरी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने में हम सब लोगों की हेल्प की। थैंक यू सो मच। हरिओम, राम राम। मिलते हैं अगली वर्कशॉप में, और इस जो यूट्यूब पे हम लोगों के वर्कशॉप की वीडियोस हैं, उसको आप लोग कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि जो पर्टिकुलर चीजें हम लोग बताना चाह रहे हैं, जो हम लोग जन सामान्य में फैलाना चाह रहे हैं, योग और डाइट को लेकर के और सारी चीजों को लेकर के, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैले। तो आज सभी लोगों का धन्यवाद जो लोग वर्कशॉप में आए। थैंक यू सो मच। राम राम, हरि ओम।